सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ा रहा। और भारत के प्राचीन इतिहास में आज हम लोग देखने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 16 महाजनपदों के बारे में। तो उस 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। तो उसके बारे में हम लोग अभी इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मगध साम्राज्य जिसके संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार हुए थे मगध साम्राज्य के संस्थापक। मगध साम्राज्य संस्थापक बिंबिसार। तो सबसे पहले इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के बीच यहाँ तक हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक हुए बिंबिसार। उसके बाद शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक, और शिशुनाग वंश के संस्थापक हुए शिशुनाग। उसके बाद हुआ नंद वंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, और इसके संस्थापक हुए महापद्मानंद। तो महापद्मनंद इसके संस्थापक हुए थे। उसके बाद हुए मौर्य वंश, जो कि 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक का समय था, और इसके संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो है आपका कंप्लीट, ये आपके मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आपके जो हर्यक वंश है और शिशुनाग वंश और साथ ही नंद वंश, इन तीनों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आपके मौर्य वंश के बारे में उसको हम लोग अलग से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश से। तो देखिए, हर्यक वंश जो है उसे पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, जिसका मतलब हुआ पिता का हत्या करने वाला वंश। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश में जो पुत्र हुए हैं अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी में बैठे हैं, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रथम शासक हुए हर्यक वंश के बिंबिसार, जो कि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किए। इनका उपनाम था श्रेणिक। देखिए, बिंबिसार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है हर्यक वंश का। प्रथम शासक के साथ साथ ये बहुत ही कुशल शासक थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिंबिसार का उपनाम था श्रेणिक। इन्होंने अपनी आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज को बनाया। आरंभिक राजधानी गिरिब्रज को बनाया। ये जो थे, इनका धर्म था वो था बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनके दरबार में जीवक थे। इनके दरबार में जीवक थे जो कि आयुर्वेद के आचार्य थे। तो इनके दरबारी कौन थे? तो जीवक। एग्जाम में इसे पूछा जाता है कि बिंबिसार के दरबारी कौन थे? तो जीवक थे, और ये आयुर्वेद के आचार्य थे। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, बिंबिसार ने अंगराज्य को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। तो बिंबिसार ने अंगराज्य को, जो यहाँ पर 16 महाजनपद थे,
उसमें से एक महाजनपद था अंग, तो उसको जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। फिर देखिए, अवंती राज चंद्रप्रदोष से बिंबिसार का युद्ध हुआ, लेकिन बाद में मैत्री संबंध हो जाने पर उसने अपने राज्य वैद्य, जो जीवक थे वो राज्य वैद्य थे, जीवक को प्रदोत के राज्य में भेजा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीवक को किसके राज्य में भेजा था बिंबिसार ने, तो अवंती राज चंद्रप्रदोत के। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए त्रियक नीति अपनाई। बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रियक नीति, और इसके बारे में आप समझिएगा। बिंबिसार साम्राज्य को विस्तार करने पर विश्वास रखता था, मतलब वो साम्राज्य विस्तारवादी था। तो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने 3 नीति अपनाई। पहला युद्ध, दूसरा विवाह और तीसरा मैत्री संबंध। तो देखिए, पहला जो युद्ध है, तो बिंबिसार क्या करता था, सबसे पहले किसी राज्य में आक्रमण कर देता था, वहां युद्ध करता था और युद्ध से उस राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लेता था। दूसरा तरीका था इसका, अगर किसी राज्य को अपने राज्य से मिलाना हो या फिर कोई हिस्सा उस राज्य का चाहिए होता था, तब वो जो बिंबिसार है वहां के शासक की बेटी या फिर बहन से शादी करके, मतलब विवाह करके, उस साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करता था। तीसरा तरीका था मैत्री संबंध। तो अगर कोई राज्य अधिक शक्तिशाली है, तब बिंबिसार वहां पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर उस राज्य को अपने राज्य से मिलाने का प्रयास करता था। तो किसी भी तरीके से, मतलब इन तीनों तरीके से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। तो ये है बिंबिसार की त्रियक नीति। आगे देखते हैं हम लोग। बिंबिसार की 3 पत्नी थी, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देख लीजिए, पहला महाकोसला देवी, जो कि कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी और राजस्व के रूप में काशी नामक नगर प्राप्त हुआ था बिंबिसार को। तो याद रखना है आपको कि महाकोसला देवी से इन्होंने विवाह किया था, जो कि कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरा देखिए, चेलना। तो चेलना थी दूसरी पत्नी इसकी। वैशाली के लिच्छवी प्रमुख की चेटक की बेटी थी चेलना। तीसरी पत्नी थी क्षेमा, जो कि मद्र की राजकुमारी थी। मद्र की राजकुमारी थी क्षेमा। तो ये 3 पत्नियां थी बिंबिसार की। आगे देखते हैं हम लोग। बिंबिसार ने राजगिरी नगर बसाया। बिंबिसार ने राजगिरी नगर बसाया। इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राजगिरी नगर किसने बसाया था, तो बिंबिसार ने। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र व संरक्षक थे। तो इस समय महात्मा बुद्ध भी थे और महात्मा बुद्ध के मित्र और संरक्षक थे बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध के गद्दी में बैठा। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग अजातशत्रु के बारे में।
तो मगध का दूसरा शासक हुआ अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में, और ये 460 ईसा पूर्व तक मगध में राज्य किया। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। इसने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाई। आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज, लेकिन बाद में अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाई। धर्म की बात करें तो ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अजातशत्रु का जो मंत्री था वो था वर्षकार, और इस वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली नगर पर विजय प्राप्त की थी। तो वैशाली नगर में जो है इन्होंने विजय प्राप्त की थी अपने मंत्री वर्षकार की मदद से। अजातशत्रु की काल को मगध का उत्कर्ष काल माना जाता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मगध का उत्कर्ष काल किसे कहते हैं, तो अजातशत्रु के काल को। आगे देखिए, इनके शासन काल के 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण कहने का मतलब गौतम बुद्ध की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में। अजातशत्रु ने काशी व वज्जीसंघ को जीता था और कौशल नरेश प्रसेनजीत को हराकर उसकी पुत्री वजीरा से विवाह किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि काशी और वज्जीसंघ को जीता था और कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे उसको हराकर उसकी पुत्री वजीरा से विवाह कर लिया था। आगे देखिए, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उदयन के बारे में। अब मगध के तीसरे शासक हुए उदयन, जिन्होंने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक मगध में शासन किया। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया। उदयन क्या करता है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है। राजगिरी नगर की स्थापना किसने किया था, तो बिंबिसार ने किया था और उसे अपनी राजधानी जो है वो अजातशत्रु ने बनाया था। उदयन की धर्म की बात करें तो ये जैन धर्म को मानते थे। उदयन जैन धर्म को मानते थे। और देखिए, मगध के अंतिम शासक की बात करें तो नागदशक था, जिसकी शासन अवधि जो थी 444 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। तो चौथा और अंतिम शासक हुआ था नागदशक। उदयन से संबंधित यही इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र नामक उन्होंने नगर बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि एग्जाम में इसी को पूछा जाता है। जो अंतिम शासक नागदशक था उसके सेनापति शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो नागदशक के सेनापति जो थे शिशुनाग, उसने अपने राजा की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो चलिए हम लोग अब शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ते हैं।
तो देखिए आप यहाँ पर शिशुनाग वंश जो कि 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक मगध में राज्य किया था। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक हुए शिशुनाग, जो कि 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक मगध में शासन किया और अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। पाटलिपुत्र से हटाकर अपनी राजधानी वैशाली को बनाया शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उन्हें मगध साम्राज्य में मिला लिया। अवंती तथा वत्स राज्य को अधिकार करके शिशुनाग मगध साम्राज्य में मिला लेता है। आगे देखिए, शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी काल अशोक बना। जब शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है तो उसका उत्तराधिकारी बनता है काल अशोक। तो काल अशोक की जो राज्यकाल था वो 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व के बीच था और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया काल अशोक ने। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वैशाली को हटाकर पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया। आगे देखिए, काल अशोक के उत्तराधिकारियों ने उसकी मृत्यु के बाद 344 ईसा पूर्व मतलब 22 वर्ष तक ही शासन किया। जब काल अशोक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी थे मतलब उनके जो पुत्र थे उन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया और इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। जो शिशुनाग वंश है उसका अंतिम शासक नंदीवर्धन था और महापद्मनंद ने इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। तो देखिए, महापद्मनंद ने इनकी हत्या कर दी, जो नंदीवर्धन थी उसकी हत्या कर दी और नंद वंश की स्थापना की। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो जाता है नंद वंश। तो यहां पर देखिए, नंद वंश जिसकी समय अवधि थी 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। काफी छोटा काल था ये नंद वंश का, क्योंकि बहुत ही कम समय में नंद वंश जो है समाप्त हो जाता है। इसके प्रथम शासक हुए महापद्मनंद। तो नंद वंश के प्रथम शासक हुए महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है सर्वाधिक शक्तिशाली नंद राजा था। नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था महापद्मनंद। पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक तथा दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। तो महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक क्या कहा गया है? सर्वछत्रांतक। इसका मतलब क्षत्रियों की हत्या करने वाला। और दूसरा परशुराम भी कहा गया है महापद्मनंद को। तो एक काफी ज्यादा शक्तिशाली राजा था महापद्मनंद और नंद वंश का संस्थापक था। इसने उपाधि धारण कर रखी थी एक राठ की उपाधि, पृथ्वी का राजा, भार्गव और इत्यादि उपाधि धारण की थी महापद्मनंद ने। तो नंद वंश के सर्वशक्तिशाली राजा महापद्मनंद ने ये सभी उपाधि धारण की थी। साथ ही देखिए, महापद्मनंद ने
भारतीय इतिहास में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो महापद्मनंद जो है, तो इन्होंने भारतीय इतिहास में, मतलब भारत के इतिहास में अब तक इतना बड़ा साम्राज्य किसी ने स्थापित नहीं किया था जितना बड़ा साम्राज्य महापद्मनंद ने किया था। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, द्वितीयक शासक जो हुए वो हुए घनानंद। महापद्मनंद के बाद जो दूसरे शासक बने वो घनानंद बने। मगध साम्राज्य का सबसे विशाल सेना वाला शासक था घनानंद। घनानंद के पास सबसे विशाल सेना थी और इसके शासनकाल के दौरान 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के पश्चिम तट पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत के पश्चिम तट पर आक्रमण किया था और यहाँ पर इन्होंने पोरस के साथ युद्ध किया था। उसके बाद जो सिकंदर के सैनिक थे वो व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर देते हैं। फिर सिकंदर वहां से लौट जाता है। तो सिकंदर जो था घनानंद का समकालीन था। यहाँ पर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश के शासन की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। तो देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके गुरु चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा लिया था कि वो नंद वंश को समाप्त कर देंगे। तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध नीति सिखाई और इन्होंने घनानंद की हत्या करके नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ थे वो सारे चीज़ यहाँ पर कवर कर लिए गए हैं। बाकी अब हम लोग मौर्य वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।